हेलो दोस्तों, फिनिक्स स्टडी सर्कल में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग देख रहे थे एनसीईआरटी का सीरीज। ठीक है। और उसमें हम लोग देखेंगे आज चैप्टर 3, जो नाइन्थ क्लास का एनसीईआरटी का है, चैप्टर 3, जिसमें एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर है। ठीक है, परमाणु एवं अणु चैप्टर का नाम। ठीक है। तो इसमें कुछ टॉपिक है जो हम लोगों को पढ़ना है, वो यहाँ देखिए इस तरह से है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ एटम है। उसके बाद लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। ठीक है, मतलब रासायनिक संयोजन का नियम, हिंदी में रासायनिक संयोजन का नियम। उसके बाद डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दिया हुआ है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। उसके बाद एटम और उसका सिंबल, उसके डिटेल उसके बारे में दिया हुआ है। फिर एटॉमिक मास के बारे में दिया हुआ है, परमाणु भार, मोलिक्यूल्स और आयंस के बारे में दिया हुआ है, अणु और आयंस, आयंस के बारे में। फिर मोलिकुलर मास, फिर मोल कॉन्सेप्ट के बारे में, और फिर राइटिंग केमिकल फार्मूला के बारे में दिया। ये इतना टॉपिक पढ़ना है। तो इसको हम लोग सुविधा के अनुसार जो है इस तरह से डिवाइड किए हैं कि पहले हम लोग एटम के बारे में डिटेल से पढ़ लेंगे क्या है। उसके बाद मोलिक्यूल्स और आयंस के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, फिर डाल्टन थ्योरी पढ़ेंगे, और फिर केमिकल फार्मूला कैसे लिखा जाता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो देखिए, हम लोग इससे पहले जो है वो बात कर चुके हैं कि जो भी मैटर होता है वो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनता है, और स्मॉल पार्टिकल्स को ही एटम का नाम दिया गया है, एटम बोला गया है या परमाणु बोला गया है। ठीक है। तो एटम और परमाणु, इसमें हम आप लोगों को बताए थे कि जो हमारी इंडियन फिलोसफी है और ग्रीक फिलोसफी है उसके बारे में भी आपको बताया गया था। ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा कुछ बेसिक जो बताया गया था, जैसे महर्षि कणाद है भारतीय दर्शन में, उन्होंने जो है परमाणु शब्द का इस्तेमाल किया था। ठीक है, मतलब स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स बियॉन्ड विच फर्दर डिवीजन ऑफ मैटर विल नॉट बी पॉसिबल। ठीक है, उसको इन्होंने क्या कहा था, परमाणु कहा था। कि कोई भी पदार्थ है जो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना है, जिसका आगे जो है विभाजन नहीं हो सकता है। अच्छा, परमाणु को उस वक्त जो है, या एटम को सभी जो है अविभाज्य माने थे, ये विभाज्य नहीं हो सकता है। ठीक है। और अब तो विभाज्य आपको पता है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ये भी। लेकिन उस वक्त जो है क्या माना था, एटम को इंडिविजुअल माना गया था, है ना, अविभाज्य माना गया। उसी तरीके से था पकुदा कात्यायन, इन्होंने भी परमाणु को जो है क्या कहा था कि परमाणु एग्जिस्ट इन अ कंपाउंड फॉर्म विच गिव्स अस वेरियस फॉर्म्स ऑफ मैटर। यानी कि परमाणु जो है संयुक्त रूप में मौजूद है प्रकृति में, जो हमें विभिन्न प्रकार के जो है पदार्थों के रूप को जो है प्रदान करते हैं, ये इन्होंने कहा था। उसके बाद एक ग्रीक साइंटिस्ट है, उनके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ना है, जिनका नाम है डेमोक्रेटस। डेमोक्रेटस जो है, इन्होंने कहा था कि मैटर जो है स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना है, जो इंडिविजिबल है, और उसे इन्होंने एटम्स नाम दिया। और एटम्स का मतलब होता है ग्रीक में इंडिविजिबल, जिसे विभाजन विभाजित नहीं किया जा सकता, अविभाज्य है। ठीक है, मतलब स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। ठीक है, तो आप यहाँ पर कड़ी समझिए कि एवरीथिंग जो भी है, लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग, वो किससे बना है, मैटर से बना है। ठीक है। और फिर मैटर जो है वो किससे बना है, एटम से बना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए, अब हम लोग देखेंगे मैटर के बारे में, कि मैटर के बारे में और हम लोग क्या इसमें जान सकते हैं। तो मैटर के बारे में इतना समझ गए कि वह जो है क्या है, मैटर स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। मतलब जो है किसी भी, सॉरी, एटम जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल है ऑफ मैटर। तो कोई भी मैटर जो है एटम से बना है, यानी कि मैटर का जो है बिल्डिंग ब्लॉक, या जिस चीज से वो बना है, वो क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर है। ठीक है। तो अब हमको यहाँ पर ध्यान देना है कि, तो ध्यान देना है कि बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर है एटम। तो फिर एटम का साइज क्या हो सकता है, एटम का साइज के बारे में थोड़ा सा बात किया गया है। तो एटम का एटॉमिक रेडियाई जो है, उसका रेडियस जो है वो नैनोमीटर में मापा जाता है सबसे पहले। ठीक है। और एक नैनोमीटर इक्वल टू होता है 1/10⁹ मीटर, यानी कि 10⁻⁹ ये 1 नैनोमीटर इक्वल टू होता है। तो ये हमको याद रखना है ये। और 1 मीटर इक्वल टू होता है 10⁻⁹ नैनोमीटर। ठीक है। अब यहाँ पर जो है एक दो का एनसीईआरटी में दिया हुआ है,
याद रख भी सकते हैं, नहीं भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाइड्रोजन एटॉमिक रेडियाई जो है 10⁻10⁻10 होता है। इस तरह से ये तो साइज का बात होगी। उसके बाद इसका जो है सिंबल्स के बारे में बात किया गया कि हम लोग कोई भी एटम उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, विभिन्न प्रकार के सिंबल्स का। तो सबसे पहले जो सिंबल का इस्तेमाल करने वाले थे एटम्स के लिए, वो थे डाल्टन। इन्होंने फर्स्ट साइंटिस्ट था टू यूज द सिंबल्स फॉर एलिमेंट्स। और इन्होंने सिंबल ही इस्तेमाल किया, जैसे इस तरह से ये जो है सर्कल बना के उसमें डॉट कर दिए, तो ये हाइड्रोजन बोला इसको। और सिर्फ सर्कल कर दिए तो उसे बोला ऑक्सीजन। और सर्कल को पूरा काला कर दिया ऐसे, तो इसे बोला कार्बन। और सर्कल को में प्लस कर दिया तो वो सल्फर हो गया। ठीक है, और सर्कल में इस तरह से मर्सिडीज वाला निशान बना दिया तो ये फास्फोरस हो गया। और सर्कल में इस तरह से आई बना दिया तो ये आयरन हो गया। सर्कल में सी लिख दिया तो ये कॉपर हो गया। तो इस तरह से ये सिंबल। तो एटम्स के लिए सबसे पहले सिंबल देने वाले कौन थे साइंटिस्ट? वो थे डाल्टन। वर्तमान में जो सिंबल्स देख रहे हैं हम लोग एटम्स का, कोई भी एटम का, वो बर्जिलियस महोदय का ही कारनामा है। इन्होंने ही इसका जो है देने का सुझाव किया था। बर्जेलियस suggested that the symbols of elements be made from one or two letters of the name of the element। ठीक है, तो बर्जेलियस महोदय ने कहा था कि किसी भी एटम का हम लोग को जो है सिंबल अगर इस्तेमाल करना है तो उसके नेम से वो एक या दो लेटर को लेके उसको इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, अब देखिए नेम किस तरह से बना है। तो नेमिंग जो है ना, वह जो है लगभग तीन प्रकार से नेमिंग किया गया है। तो पहला किया गया है प्लेस के हिसाब से, है ना। प्लेस मतलब जहां पर वह मिला है। द सिंबल ऑफ द एलिमेंट आर ऑल्सो रिटर्न वेन दे वेयर फाउंड फॉर फर्स्ट टाइम। जहां पर वो मिले हैं, जहां जिस जगह पर वो पाया गया है, उन्हीं के अनुसार उसका नामकरण किया गया। जैसे कॉपर, कॉपर नाम आया है साइप्रस से, इस साइप्रस में पाया गया था। ठीक है, तो इसीलिए इसका कॉपर हो गया और इसका सिंबल यहाँ पर CU दिया गया। चलिए, इसके बाद जो नेमिंग आया है, तो कुछ नाम उसका कलर से आया है। एक तो जगह से हंस पाया गया, एक कलर से। जैसे गोल्ड, गोल्ड में क्या इंग्लिश में मीनिंग ही होता है येलो कलर। ठीक है, इसलिए इसका गोल्ड को गोल्ड कहा गया, जिसका जो है सिंबल होता है AU। ठीक है, यहाँ तक। इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे, तो देखिए यहाँ पर आप कहें कि गोल्ड का तो मीनिंग येलो है, तो फिर इसका सिंबल AU कैसे हो गया? तो देखिए AU लिया गया है लैटिन वर्ड से। लैटिन वर्ड है ऑरम, उसी से लिया गया। तो ऑरम किसको कहते हैं? ऑरम कहते हैं सन में एक ऑरोरा फिनोमेना होता है, जो बिल्कुल येलो दिखता है, एकदम सोने की तरह येलो चमकता है। ठीक है, उसी से औरम बना है। और इसी औरम का शुरू का दो लेटर लेके जो है इसको गोल्ड को ना सिंबल दिया गया है औरम। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा IUPAC, इसके बारे में बताएंगे। ये तो दो हो गया ना, अभी बता दें। ठीक है, अभी तो नेमिंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। उसके बाद मेनी सिंबल्स आर टेकन फ्रॉम फर्स्ट वन और टू लेटर ऑफ इंग्लिश नेम। तो इंग्लिश नेम, जो इंग्लिश नाम था किसी का, फिर उसका फर्स्ट वो एक लेटर या फिर दो लेटर लेके लिया गया। जैसे हाइड्रोजन का H लिया गया, एल्युमिनियम का AL ले लिया गया, क्लोरीन का CL ले लिया गया, और जिंक का ZN लिया गया। ठीक है, तो इसमें याद रखना कि फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होगा और सेकंड लेटर क्या होगा? स्मॉल होगा। ठीक है, उसके बाद अदर सिंबल जो लिया गया है वो लैटिन, जर्मन या ग्रीक वर्ड से लिया गया। तो लैटिन वर्ड वाला तो अभी गोल्ड का नाम बता ही दिए। जैसे आयरन है, तो आयरन को फेरम कहते हैं, उससे Fa लिया गया है। पोटेशियम को कैलियम कहते हैं, जिससे के लिया गया है। और सोडियम को नेट्रियम कहा जाता है, जिसको सोडियम लिया गया है। तो इस तरह से विभिन्न सिंबल्स जो है लिया गया है विभिन्न तत्वों का, जो विद्यमान है अभी। ठीक है, तो देखिए क्या क्या हो गया। एक प्लेस के हिसाब से लिया गया, और एक इंग्लिश वर्ड से लिया गया है, लैटिन वर्ड से लिया गया है। ठीक है, जर्मन वर्ड से लिया गया है, और ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद कलर से भी लिया गया, बहुत सा आप देख रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसका नेमिंग किया गया। अब ये ध्यान देना है कि जो केमिस्ट्री में नेमिंग करने का जो काम करता है वो एक ऑर्गेनाइजेशन करता है, जिसका नाम है IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ
प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसका स्थापना 1919 में किया गया था। ठीक है। तो इसका एग्जाम में एक दो बार जो है पूछा हुआ है यूपीएससी ने, है ना, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसके बारे में। अच्छा, ये सिंबल्स के बारे में जहाँ तक आया तो एक बार जेएससीसी, जो सीजीएल का भी एग्जाम हुआ था जो कैंसिल हो गया, ठीक है, अभी पिछला बार जो जिससे पेपर लिखा हुए थे, उसमें नाइट्रोजन का सिंबल पूछा गया, नाइट्रोजन का प्रतीक क्या होता है, तो इसका प्रतीक होता है एन। ठीक है, नाइट्रोजन एटम का, नाइट्रोजन परमाणु अगर बोलेगा तो। ठीक है। ठीक है। और अगर यहीं पर अगर N2 लिखा हुआ रहेगा तो ये क्या है, तो अभी आगे बताएंगे ये N2 क्या है, एन और N2 में डिफरेंस क्या है। ठीक है। जब हम लोग मॉलिक्यूल्स वाला पार्ट पढ़ेंगे तब N2 के बारे में बात करेंगे। ये हो गया एटम्स का सिंबल्स के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे एटोम, एटॉमिक मास का माने परमाणु भार। परमाणु भार क्या है? इट इज अ मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। ठीक है। तो इसको समझने से पहले थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, अभी हम लोग आपको बता रहे थे कि हम लोग बात कर रहे थे एटॉमिक मास के बारे में, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान के बारे में। तो द्रव्यमान के बारे में जो है ना, डाल्टन्स का जो थ्योरी डाल्टन महोदय ने दिया था, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, उसमें इन्होंने मास का बारे में बात किया था कि एटम का कुछ मास होता है, और वह मास जो है ना कभी चेंज नहीं होता है। इन्होंने इससे पहले थ्योरी आया था लॉ ऑफ केमिकल कंबशन, जब पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है कि मास ना ही सृजित किया जा सकता है, ना ही इसको जो है विनाश किया जा सकता है, मतलब मास कांस्टेंट है पूरे यूनिवर्स में। तो अगर, और यहाँ पर हम लोग पढ़े थे मैटर के बारे में, तो मैटर किसको कह रहे थे? जो स्पेस घेरता है और जिसका कुछ मास होगा। इसका मतलब एटॉम हैव ऑल्सो मास, माने इसका भी कुछ ना कुछ मास होगा, मतलब कुछ द्रव्यमान होगा। तो उसी एटॉमिक मास को हम लोग को यहाँ पर जानना है। तो सबसे पहले साइंटिस्ट लोग जो थे ना, वह ऑक्सीजन को, चूंकि ऑक्सीजन को अब जान गया था साइंटिस्ट लोग पहले, तो ऑक्सीजन को एज ए यूनिट जो है लिया इन्होंने, ऑक्सीजन एटम को, किसी भी एटम का एटॉमिक मास जानने के लिए सर्वप्रथम ऑक्सीजन को लिया। और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास इन्होंने ज्ञात किया 16 यूनिट, जिसको यू लिखता था, मतलब यूनिफाइड मास कहता। ठीक है। और इसी को आधार बना के शुरू में जो है इन लोग जो है साइंटिस्ट लोग सभी एटम का एटॉमिक मास जो है निकाला है। अब इसका दो वजह था ऑक्सीजन को लेने का। एक कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन वो रिएक्ट करके बहुत सारा, माने वेरियस टाइप्स ऑफ कंपाउंड बनाता था, एक। और दूसरा था इसका जो मास आता था, इसका मास, इससे बना हुआ कंपाउंड का जो भी मास आता था वो होल नंबर में होता था। ठीक है। मतलब ये पॉइंट में या फ्रैक्शन में नहीं आता था इसका वैल्यू, इसका वैल्यू हमेशा होल नंबर में, पूर्णांक में आता था। ठीक है। ये दो वजह से इसको लिया था ऑक्सीजन को। 1961 में पहली बार एटॉमिक मास को जानने के लिए कार्बन 12 को जो है यूनिट के तौर पर लिया गया, जिसका डेफिनेशन अभी ऊपर पढ़ा गया था। ठीक है। और बोला गया कि कार्बन के 1/12 पार्ट के बराबर जो है एक यूनिट जो है माना जाएगा, एक यूनिट, एक यूनिट। मतलब क्या है इसका? ये समझ लीजिए कि एक जो है, मान लीजिए एग्जांपल दिया तरबूज, और इसको 12 पार्ट में बांट दीजिए, 12 पार्ट में अब बांट दीजिए इसको इस तरह से। तो इसका जो एक पार्ट जो भी निकलेगा इस तरह से, यह जो है किसी भी एटम के उसके मास के बराबर होगा। मतलब इसका 1/12 मास कार्बन का, वो किसी भी एटम का एटॉमिक मास के बराबर होगा। ठीक है। तो इस तरह से इसका जो है डेफिनेशन शुरू में एटॉमिक मास का दिया गया। ठीक है। तो एक बात जान लीजिए कि ये जो एटम्स है, ये नेचर में फ्रीली जो है ना एग्जिस्ट नहीं करते, एग्जिस्ट नहीं करते। एटम एग्जिस्ट कैसे करता है? एटम बना देता है मॉलिक्यूल, और ये जो है क्या होता है? स्टेबल होता है। एटम्स क्या होता है? अनस्टेबल होता है। ठीक है। और फिर मॉलिक्यूल्स फिर मिलके जो है फिर मैटर का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से ये जो है हम लोग अभी देखे हैं। ये जो है कुछ एटम्स के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट था। ठीक है। देखिए यहाँ पर कि एटॉमिक मास क्या है? ये मास यूनिट है इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 पार्ट ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। तो एटॉमिक मास यूनिट को यूनिवर्सली एक्सेप्ट कब किया गया? 1961 में। आईयूपीएससी जो है रिकमेंड किया इसके लिए एएमयू को, यू मैंने यूनिफाइड मास, कहा कि इसको यूनिफाइड मास के रूप में इसको हम लोग क्या करेंगे,
एक्सेप्ट करेंगे। तो अभी आगे हम लोग और जैसे-जैसे पढ़ेंगे, तो इसमें चेंजिंग आते जाएगा और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे जो अभी लेटेस्ट में जो अभी करंट में जो चल रहा है, इसका यूनिट उसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। और मैटर जो है वो एटम से बना है और एटम फ्रीली एक्जिस्ट नहीं करता, अनस्टेबल होता है, तो फिर ये क्या बनाता है? मॉलिक्यूल्स या आयन्स बना देगा। ठीक है? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को एटम्स का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा और वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।